हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला प्रश्न दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा प्रश्न है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मतलब ये हमारे पास प्रश्न है जिसके मान बताने हैं। अब बस दिया हुआ है कि टेन ए बराबर 1/√3। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे साइन ए और कॉस सी है, मतलब इसके जो संगत कोण बदल रहे हैं। इसका मतलब साइन में यहाँ पे कोण दूसरा है और कॉस में यहाँ पे कोण दूसरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉस है ना, कोसाइन जो है उसका कोण ए है, इस साइन का कोण सी है। इसका मतलब हमको दोनों दोनों ही अनुपात में साइन कॉस के मान निकालने होंगे, तब जाके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन प्रश्न आता है कि साइन और कॉस का मान निकालेंगे कैसे। तो ये जो दिया हुआ है ना टेन ए बराबर 1/√3, इसी से हम निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे, इसी प्रश्न को देखना है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास है ना टेन ए बराबर 1/√3। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए ना। कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है। चलिए जो कि त्रिभुज हम पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, चलिए टेढ़े से नहीं समझना है हमको, मान लीजिए सीधा है। और ये हमारे पास ये जो है कि कह रहा बी समकोण है, मतलब ये अगर 90 डिग्री का है ना तो ये जो है कि बी होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है ए और सी आप किसको रखते हैं। मान लीजिए ए इसको रखते हैं तो ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो कि टेन ए का मान 1/√3 दिया हुआ है, मतलब इस कोण के सापेक्ष हमारा टेंजेंट का जो मान है वो ऑलरेडी पता है 1/√3। अब यहाँ से हमारे पास प्रश्न यह आता है कि इसमें इसका मान क्या होगा, इस भुजा का मान क्या होगा, इस भुजा का मान क्या होगा। तो देखिए टेन और ए का जो फॉर्मूला होता है, मतलब टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। मतलब ये अनुपात होता है, लंब और आधार में ये जो है कि संबंध होता है, ये जो है कि कोणों का, ठीक है ना। मतलब इन भुजाओं के बीच में और कोणों के बीच में ये संबंध होता है कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है टेन ए, मतलब इस एंगल के हिसाब से ये अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए ना, इस एंगल के हिसाब से जो हमारा होगा ये आधार होगा, ये हमारा लंब होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ये आधार हो रहा है, क्यों ये लंब हो रहा है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स जिस पे भी ये एंगल्स झुका होगा वो हमारा आधार कहलाएगा। इसके और सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी। चूंकि तीन ही चीज होता है, लंब आधार और कर्ण, तो ये कर्ण अपना होता है, ये कर्ण पहले से ही फिक्स होता है। अब दो ही चीजें बदलती हैं, लंब और आधार। आधार कभी बदलता है, कभी लंब बदलता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये इस कोण, चूंकि ये कोण ले रहे हैं ना, इसी पर जो है कि कोण बना हुआ है, मतलब इसी पर झुकाव है, इसलिए इसको आधार कहेंगे। तो इस हिसाब से आधार ये नीचे वाला है ना √3, तो इसका मान हो जाएगा √3। और लंब, लंब है ऊपर वाला, तो ये लंब हमारा होगा इस सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। यानी 1 और √3 हमको पता है। लेकिन जब साइन और कॉस का जब मान निकालेंगे ना आप लोग, तो लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण जो फॉर्मूला आएगा, तो जैसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, तो यहाँ पे कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम कर्ण का मान यहाँ पे, चलिए साइड में यहीं पे निकाल लेते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट हम निकालते हैं यहाँ पे कर्ण बराबर, बाकी ये जो दोनों जो भुजाओं की जो ज्ञात है ना, इसका वर्ग को जोड़ के देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, मतलब चलिए लिख लेते हैं 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। और यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कर्ण का मान कितना होगा। तो जब भी कर्ण आपको निकालना हो ना, तो इसका वर्ग जोड़ के स्क्वायर रूट कर लेना है, हमारा मान आ जाएगा। तो ये 1 का वर्ग 1 ही होगा, और √3 का वर्ग रूट जो है कि सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट गायब होता है। स्क्वायर करने पे सिर्फ रूट ही गायब होते हैं। तो 3 और 1 हो जाएगा 4। आप लोगों को पता है कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो कर्ण का मान हमको पता चल गया कितना, वो भी 2। चलिए, यानी हमको सारे मान मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। अब हमको डायरेक्ट मान निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले क्या करते हैं, जो जो ज़रूरत है उसको ले लेते हैं। हमको ज़रूरत है ना साइन ए की, तो सबसे पहले आप साइन ए निकाल लीजिए।
हमको ज़रूरत है ना साइन सी की। देखिएगा यहाँ पे साइन सी है, साइन ए। देखिए दोनों सूत्र वही है, मतलब दोनों का ही फॉर्मूला भी वही होगा, लंब बटा कर्ण। लेकिन ये कोण चेंज होने से क्या होता है, ये कोण चेंज होने से क्या होगा, इसके मान लंब और आधार बदल जाएंगे। अरे विचार बदलने से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। ये तो जो है कि ये कोण है। चलिए आप ध्यान दीजिए, तो साइन ए ना, तो साइन ए के जो सापेक्ष हमारा ये बना हुआ, ये आधार हमारा, ये लंब, तो इस हिसाब से होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हमारा हुआ ना साइन ए के हिसाब से सामने वाला लंब, तो लंब बटा कर्ण, यानी इसका मान हो जाएगा 1/2। अब बात करते हैं साइन सी का मान, मतलब इस कोण के सापेक्ष हमको बताना है। तो इस कोण के सापेक्ष, ये देखिए जब एंगल हम बना रहे हैं तो इस भुजा पे जाके सट रहा और इसके सामने ये है, ये हमारा लंब होगा, कि इस कोण के सामने की भुजा यही है, तो ये हमारा लंब हुआ। सूत्र होता है ना लंब बटा कर्ण, या चलिए लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हमारा लंब हुआ साइन सी के हिसाब से। तो लंब लंब हमारे पास है √3 और कर्ण हमारा 2 वही रहेगा, ठीक है ना। ये दो मान हमने निकाल चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि कॉस का मान भी निकाल लेना है, तो निकाल लीजिए। यहाँ पे कॉस ए का जो मान होगा, तो देखिए कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, या चलिए उसको भी लिख देते हैं। कॉस जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन एक ही जगह है कि यहाँ पे कभी लंब आधार हो जा रहा है, आधार कभी लंब हो जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि कॉस ए का ना, तो ए के सापेक्ष हमको लंब आधार समझ लेने हैं। ए मतलब ये आधार, क्योंकि इसी पर कोण है, तो आधार आधार की ही जरूरत है हमको। तो ये हो जाएगा √3 और कर्ण हमारा वही रहेगा जो पहले से है। अब देखो कॉस सी, तो देखिए ना कॉस सी का मतलब ये आधार हो गया ना हमारा, क्योंकि इस पर जो है कि सटा हुआ है, तो आधार हो गया हमारा 1 और कर्ण हो गया हमारा 2। तो चारों मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब देखिए ना इस क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट करते हैं पहले। यहाँ पे है ना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर, देखिए साइन ए का मान यहाँ नोट करते हैं। तो यहाँ पे साइन ए का मान हो जाएगा कितना, यहाँ पे से नोट कर लेंगे देख करके, तो 1/2। अब यहाँ पे जो है कि गुणा का सिंबल है, तो गुणा लिख देते हैं। और कॉस सी का मान देखिए यहाँ पे है 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए कॉस ए का मान रखना है, तो कॉस ए का मान है √3/2, ठीक है। अब साइन सी का मान भी है √3/2। ये हमने चारों मान रख चुके हैं। एक का एक में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, और 2 दूना ये 4 हो जाएगा। नीचे देखिए जो है कि भिन्न का एडिशन हो गया, इसका मतलब 4 जो है कि डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4/4 हुआ। और देखिए ना एक कैंसिल होके जो है कि 1 बन गया, मतलब 4 से 4 कट के हुआ 1, मतलब इस पूरे का मान कितना आया, 1 के बराबर। अब जो एक और बचा हुआ है उसको भी निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। ये कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, मतलब चलिए लिखते हैं पहले इसको। यहाँ पे हमारे पास पूछा हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे सारा मान दिया हुआ है, इसी को देख के बता देना है। तो कॉस ए का तो मान यहाँ पे दिया हुआ है √3/2, तो लिख देंगे √3/2। अब यहाँ पे और ध्यान दीजिए, कॉस सी मतलब कॉस ए का मान हम √3/2 देख के लिख दिए, और कॉस सी का भी तो मान है, कॉस सी का 1/2 है, तो 1/2 रख देंगे, ठीक। और माइनस ना माइनस साइन ए का मान 1/2, और यहाँ से साइन सी का मान √3/2, सारा मान हम यहाँ पे रख सकें। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, √3 का 1 में करेंगे √3 ही होगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए ना √3 का मान √3 ही होगा बटा 2, सॉरी 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखिए ना, √3/4 √3/4, जब एक ही में से, जब बराबर वालों में से बराबर जब घटेगा तो शून्य तो होगा ही। √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, 0, मतलब घट के क्या मिला, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2 आंसर आया, पहले एक क्वेश्चन का आंसर आया 1 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया 0।
इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चनों का आंसर प्राप्त कर लिया है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा।